एक समय की बात है। एक नौजवान राजा था, उसका नाम वीरेन था। उसकी शादी एक पड़ोस के राज्य की राजकुमारी प्रभावती से बड़े धूमधाम से होती है। शादी में वीरेन को बहुत सारे हीरे, जवाहरात, हाथी, घोड़े दिए जाते हैं और राजकुमारी की सेवा के लिए एक दर्जन दासी प्रभावती के साथ ही राजा वीरेन के यहां भेजी जाती है। वीरेन और प्रभावती दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। कुछ दिनों बाद राजा वीरेन अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकलते हैं। काफी समय बीत जाता है, पर वीरेन वापस नहीं आते हैं। इधर प्रभावती का अकेले महल में वीरेन के बिना मन नहीं लगता है। वह रोज सुबह होते हैं वीरेन का रास्ता देखना शुरू कर देती और रात होते होते वह वापस निराश हताश होकर अधूरे मन से खिड़की के पास पड़े मलमली सोफे पर ही सो जाती। प्रभावती के दासियों में से ही एक थी चित्रावली। चित्रावली राजकुमारी का काफी ख्याल रखती थी। सुबह होते ही सबसे पहले वही राजकुमारी के पास हाजिर हो जाती थी और रात में राजकुमारी के सो जाने के बाद ही जाती थी। हर दिन की तरह उस दिन भी राजकुमारी वीरेन का राह देखती रहती है, पर वीरेन नहीं आते हैं। आज पूर्णिमा की रात थी। छंद अपने पूरे जोश में चांदनी छंटा बिखेर रहा था। तारे भी आज इस तरह चमक रहे थे मानो प्रभावती को चिढ़ा रहे हैं। किले के पीछे में बहती हुई नदी की धारा में हिलकोरे खाकर आई ठंडी पुराबैया हवाएं अपने साथ बागवानी के फूलों की सुगंध पूरे कमरे में इत्र की तरह महक रही थी। ऐसे माहौल में प्रभावती का मन राजा वीरेन के वियोग में आज कुछ ज्यादा ही तड़प रही थी। पास ही खड़ी चित्रावली से राजकुमारी कहती हैं कि सुन, आज कमरे के सारे खिड़की खोल दे और चांदनी की छटा आने दे। कुछ देर बाद राजकुमारी चित्रावली से कहती है कि कुछ मेरे लिए पीने को ला दे। आज मानो गले के साथ मन भी सूख गया है। चित्रावली रंग महल से कुछ पीने को ले आती है। राजकुमारी चित्रावली से कुछ सितार के साथ गाने को कहती है। चित्रावली एक मधुर वियोग गीत गाती है। गीत सुन राजकुमारी खो सी जाती है। राजकुमारी एक के बाद एक ग्लास मदिरा पीती जाती है और साथ में चित्रावली को भी पिलाती है। संगीत में खोए खोए न जाने कब राजकुमारी बेहोश होकर वही कालीन पर बेसुध सो जाती है। राजकुमारी को सोते देख चित्रावली सितार बगल में रखकर कमरे के चारों ओर बारीकी से देखती है। फिर राजकुमारी के पास आकर प्रभावती को एक टक उसकी सुंदरता निहारने लगती है। राजकुमारी को देखते देखते चंद्रावली उसमें इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने राजकुमारी के गालों पर चूम लिया है। चंद्रावली जैसे है राजकुमारी को चूमती है कि तभी वहां राजा वीरेन कमरे के भीतर प्रवेश करते हैं। राजकुमारी और दासी को ऐसे मुद्रा में देख राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाल चंद्रावली के गले पर रखकर गरजते हुए स्वर में पूछते हैं कि कौन हो तुम। राजा वीरेन की तलवार देख चंद्रावली थर थर कांपते हुए बोलती हैं, हुजूर माफ कर दे, मेरा नाम सुभद्र सिंह है। मैं एक लड़का हूं। राजकुमारी के मायके के एक मंत्री का बेटा हूं मैंने राजकुमारी को बचपन से खेलते कूदते बड़ी होते हुए देखा है। मैं बचपन से ही राजकुमारी को पसंद करता हूं, लेकिन मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई सच्चाई बताने की। इतना सुनते ही राजा तुरंत सैनिकों को आज्ञा करते हैं कि उसे तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए। अगले सुबह राजा प्रभावती के उठने से पहले ही अपने राजकाम में चले जाते हैं तथा 2-3 दिन तक वापस नहीं लौटते हैं। इधर राजकुमारी को उस रात के बारे में कुछ पता न चला था। राजकुमारी वीरेन को पत्र लिखती है, लेकिन वीरेन उसका कोई उत्तर नहीं देते। कई दिन बीत गए। राजकुमारी ने कई पत्र लिखे, लेकिन वीरेन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजकुमारी काफी परेशान हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि राजा मेरे पत्र का कोई उत्तर तक नहीं दे रहे। एक दिन आवेश में आकर प्रभावती ने लिखा कि अगर आप महल वापस नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। महाराज वीरेन ने इस पत्र का उत्तर लिखा, दे दो। वीरेन का यह उत्तर देख प्रभावती टूट जाती है और जहर पी लेती है। राजकुमारी के जहर पीने की खबर राजा वीरेन तक पहुंचती है। वीरेन भागे भागे आते हैं और अंतिम सांसें गिन रही राजकुमारी से पूछते हैं कि आखिर आपने मुझे छोड़ आखिर एक दास को क्यों चुना। राजकुमारी अचरज में पूछती है, कौन दास। कहते हैं कि मरते हुए इंसान कभी झूठ नहीं बोलते। राजा समझ गया था कि प्रभावती को यह बात नहीं पता है कि चंद्रावली एक पुरुष है जो स्त्री के वेश में रानी के इर्द गिर्द रहता था। राजा ने सारी बातें रानी को बताई और दोनों ही रोने लगे।